चलिए गाइस, आज के लिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। हम पहले वाले लेक्चर्स में क्या क्या कवर कर चुके हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, ईएमआई, और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं किसका, पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म वाले यूनिट का, और वो क्या रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो क्या कहता है, alternating current changes its direction of flow periodically. For a half cycle it flows in one direction and for the next half cycle it flows in the opposite direction। मतलब alternating current बेसिकली एक ऐसा करंट होता है जो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कैसे, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में कर रहे हैं और नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, कि हम अगर आपको ये पूछा जाए कि ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली दिखता कैसे है, ठीक है, तो आप एक्चुअली देख तो नहीं पाएंगे। ठीक है, यू कैन सी ऑन CRO, बट अगर आप एक्चुअल की आप एक वायर पकड़ लें और आपको दिख जाए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर आप कनेक्शन लगाएंगे तो येस वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और येस बहुत सारी डिवाइसेस रहती हैं, CRO रहता है, और इवन जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको भी वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में दिखा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस रहती हैं जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं, बट इन रियल लाइफ के अगर आप एक वायर हाथ में पकड़ लें आप करंट देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको पता करवाना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली दिखते कैसे हैं, वही है। एक तो पहले आता है ये, इसे कहते हैं स्क्वायर वेव। ठीक है, यहाँ पे कैसे वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके T/2 तक इट इज़ इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और T/2 से लेके T तक इट इज़ इन नेगेटिव हाफ साइकिल, और पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, मतलब T/2 के बाद ये फिर आया, फिर T/2 के यहाँ पे आया। ठीक है, बट ये क्या है, फ्लिप कर रहा है साइड्स को, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आता है सॉ टूथ। ठीक है, सॉ टूथ। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है, बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे सिंस यहाँ पे ये पॉजिटिव I0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव I0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इट्स नॉट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन थिंग। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है ट्राइंगल वेव, सेम चीज़ ही है, बस ये है कि यहाँ पे भी वही वेरिएशन है। 0 से लेके T/2 तक I0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है, और T/2 से लेके T तक इसकी -I0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। उसके बाद हमारी जो मोस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, वो क्या रहती है, साइन वेव। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, अगेन वही चीज़ है, 0 से T/2 तक I0 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और T/2 से T तक -I0 मैक्सिमम वैल्यू, और इन हम ग्राफ्स को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, कि अगर आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आपको अगर रिप्रेजेंट करना को बोल दिया जाए तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फोर्थ ग्राफ इज द साइन वेव विद द इंस्टेंटेनियस करंट I = I0 sin ωt। तो इसने क्या बोला कि फोर्थ ग्राफ को अगर आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो करंट कैसे वेरी कर रहा है, I0 के साइन वाले टर्म्स में। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है बच्चे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और T क्या है, टाइम। ठीक है, और I0 यहाँ पे क्या होती है, पीक वैल्यू। क्या कह रहे हैं, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एट टाइम T इज I0। ठीक है, I0 मीन्स पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका, वेव का। एक वेव जो होती है उसका जो मैक्सिमम क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पीक वैल्यू, और यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I0 से। उसके बाद एज इज इट सेइंग ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। एन यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम इंटरवल के बाद वो फिर से वही टाइम पीरियड आ रहा है दोबारा। ठीक है, और हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/T के, T क्या टाइम पीरियड, और मैं वो उसी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट कर दूंगी। फिर वो क्या हम कैलकुलेट करेंगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, मीन मीन्स यहाँ पे तो आपको ऐसे दिख रहा है, बट जनरली यहाँ पे फ्लक्चुएशंस रहती हैं।
ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक थिंग कि हमेशा आई नॉट ही मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। देयर मस्ट बी सम फ्लक्चुएशंस इन द वोल्टेज, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है अगर मैं इसको इससे रिप्रेजेंट करूँ तो, ठीक है। एम्पलीट्यूड आई नॉट ही रहेगा मैक्सिमम, बट उससे कम हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उससे कम हो सकती है वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, कहता है कि एक मीन वैल्यू पूरे के पूरे जो आपको करंट दिया जा रहा है उसकी क्या उसने रिप्रेजेंट कर दी, Q/T, जो जा रहा है करंट डिवाइडेड बाय टाइम। और हम यहाँ पे करंट को किससे रिप्रेजेंट, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I/dt फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाई t, कैपिटल T इज लाइक होल टाइम पीरियड जिसमें वो फ्लो कर रहा है। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं विद द लिमिट्स आपको क्या मिलता है, 2I0/π, ठीक है। और अगर आप 2/π को डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और जनरली क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको डायरेक्टली मीन की वैल्यू, आई मीन या एवरेज की वैल्यू याद रहे इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, और वो क्या होती है 0.637 I0। और सिमिलरली वोल्टेज के लिए मीन वैल्यू क्या बन जाती है 0.637 E0। उसके बाद वो कहता है RMS वैल्यू। बेसिकली बेटे RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है AC की, मान लीजिए एक नॉर्मल DC करंट फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टेंस में से, ठीक है। तो आप उसमें हीटिंग निकालिए, रेजिस्टेंस में कितनी हीटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद आप ये वैल्यू ऑफ AC उसमें से फ्लो करवाइए, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ AC फ्लो करवाइए, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस में जो हीटिंग हुई है बिकॉज ऑफ RMS वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द heating produced when a steady state or a DC current flows through that same resistance, ठीक है। तो ये वैल्यू किसको, उस वैल्यू ऑफ AC को क्या कहते हैं हम, जिसमें सेम हीटिंग प्रोड्यूस होती है, RMS वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू इज गिवन बाय I0 डिवाइडेड बाय √2 और 0.707 I0। और सिमिलरली अगर आप इसमें ERMS निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, E0 डिवाइडेड बाय √2 और 0.707 E0। और अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं कि मतलब आपको किसी क्वेश्चन में ये दे रखा और आपसे ये पूछा जाए और ये दिया हो तो ये पूछा जाए। और एक और बात, RMS वैल्यू को हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या मिल जाता है कि IRMS और I वर्चुअल इज गिवन बाय I मीन इंटू π/2√2 and similarly ERMS और E virtual is given by E mean into π/2√2। चले गाइस, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को किसके, करंट के, जो क्या क्या रहते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और साथ में क्या, इंडक्टर, अगर आप इन्हें किस में लगा देंगे, AC में लगा देंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू AC इनको कनेक्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट के, तो उनके ऊपर कैसा इफेक्ट रहता है, किसके बीच में, करंट और वोल्टेज की, और वो इन जनरल कैसे बिहेव करते हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जब एक रेजिस्टेंस को आप लगाते हैं, एक रेजिस्टर को लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ AC, तो क्या कहता है, इफ वोल्टेज E इज इक्वल्स टू E0 sin ωt इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस देन बाय किरचॉफ्स लॉ, ये हो ही जाएगा। देखिए ये आ गया, और हमें E की वैल्यू पता है E0 sin ωt है, तो हमें I की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, E0 sin ωt/R, और I इज इक्वल्स टू I0 sin ωt, और यहाँ पे I0 किसके इक्वल आ जाएगा, E0/R, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पहले भी वैल्यू I0 की, I की यही थी, करंट में कोई खास फर्क नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है, इन R अप्लाइड वोल्टेज इज इन फेज विद द रिजल्टिंग करंट। इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिजल्टिंग करंट है और जो अप्लाइड वोल्टेज है उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, वरना I की वैल्यू चेंज हो जाती, ठीक है, देयर मस्ट बी हैव अ चेंज इन I, बट वो कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके कारण आप क्या करते हैं, IRMS की वैल्यू आप दो ग्राफ्स में प्लॉट करते हैं, एक ओमेगा के रिस्पेक्ट में, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, और दूसरी आप ड्रॉ करते हैं किसके, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो उससे आपको क्या पता चलता है
कि व्हेन इट वेरीज विद ओमेगा, तो एक आपको कांस्टेंट लाइन मिलती है, मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ व्हाट ओमेगा IRMS की वैल्यू क्या है, सेम रह रही है, ठीक है, क्योंकि IRMS किसके इक्वल होता है, I0 अपॉन √2, ठीक है। तो बेसिकली I0 तो वही रह रहा है, I0 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, और व्हेन यू वेरी IRMS विद द R, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप आपको दिख रहा है कि IRMS इज वेरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और यहाँ से आपको इस ग्राफ से ये दिख रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडक्टर, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इंडक्टर के बारे में। तो अगर हम इंडक्टर लगाएंगे इन विद सीरीज विद एन AC सर्किट, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आ इंडक्टर क्या रहता है, ये। और अगर मैं di/dt को इस साइड ले आऊँ और E को इस साइड ले जाऊँ और L नीचे आ जाएगा, और E की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, E0 sin ओमेगा t, और इन दोनों साइड्स को क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ टू गेट द वैल्यू ऑफ I। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, I इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा L, ठीक है। सिंस आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इनिशियली वैल्यू थी E0 की और जो I0 की वैल्यू थी उनमें बहुत फ़र्क आ गया, देयर इज़ एन एक्स्ट्रा फैक्टर आउट हेयर दिस थिंग, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा फैक्टर क्या करता है, देखते हैं कि करंट लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2 and omega L has a unit of ohms where omega L is the inductive reactance inhibition offered by a resistor, और whereas reactance का मतलब जैसे reactance से पता चल रहा है कि कंडक्टर कैपेसिटर और इंडक्टर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किसे, AC को, AC वोल्टेज को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रेजिस्ट तो करते ही हैं, ऑब्वियसली देयर इज समथिंग कॉल्ड कि जो कैपेसिटर होता है वो DC को बहुत आराम से फ्लो करने देता है, जबकि AC को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। तो यही रिएक्टेंस वाली चीज़ डिपेंड करती है कि जब रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब कैपेसिटर बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये जो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंस की वैल्यू इतनी कम हो जाती है, ठीक है, बट रेजिस्टेंस ऑफरिंग चीज़ वाली बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको, सिंस आपको ये वैल्यू दिख रही है कि XL इज़ गिवन बाय ओमेगा L, ठीक है। तो अगर मैं XL विद रिस्पेक्ट टू L और XL विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा वेरी करवाऊँ तो मुझे स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एक वेरी करेगा तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में उतना ही वेरी कर जाएगा, ठीक है। और जब मैं एक कैपेसिटर के अलॉन्ग क्या लगाती हूँ, AC, तो यहाँ से हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन AC किसके इक्वल होती है, Q/C, और मैं बेसिकली यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट, और यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू क्या मिल जाती है, ये। और यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ओमेगा C से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, E0 अपॉन XC, और यहाँ पे XC क्या आ जाता है, XC इज़ नथिंग बट द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, और यहाँ से आपको सेंस दिख रहा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन XC एंड ओमेगा L एंड C। तो यहाँ से मैंने दोनों के ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं, एज यू कैन सी XC विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली वैरी कर रहा है, और सिमिलरली XC विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा भी इन्वर्सली वेरी कर रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जबकि मतलब LR, RC और LC सर्किट्स में आप क्या लगा देते हैं, एक क्या लगा देते हैं, AC सर्किट, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रहती है कि आपको निकालनी कैसी है, तो यू कैन रिमाइंड इट एज कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये Z है, और इम्पिडेंस इज एक्चुअली द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होल सर्किट टू द फ्लोइंग AC करंट, ठीक है, टोटल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अगर उसमें R है, C है या L है, ठीक है, या उनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका X और इधर आ जाएगा आपका R, ठीक है।
और ये आपका रहेगा थीटा। तो Z आपका बेसिकली क्या है, टोटल इम्पिडेंस, X यहाँ पे क्या है, XL या XC या उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हम देखेंगे LC सर्किट में, और R क्या है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट अप्लाइड। तो यहाँ से आपको Z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें पता ही है कि I किसके इक्वल होगा, E अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ। बट यहाँ पे R की जगह क्या लग जाएगा, टोटल इम्पिडेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, और उसकी जगह E की जगह मैं क्या लिख दूंगी, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू। और यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन करंट एंड व्हाट, वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको फेज डिफरेंस क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L अपॉन R। और आप यहाँ ही ये वाला फॉर्मूला इसी वाले डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। और यहाँ पे लीड्स लिखे, इसका क्या मतलब है, ये आपको ध्यान में रखवाने के लिए कि अगर आप ऐसा अपने पास एक नोट में बना के रख ले तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। व्हाट आई मीन बाय लीड्स इज कि यहाँ पे जो करंट होता है सर्किट में, इट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2 फॉर LR। एंड RC के लिए देख लेते हैं, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा है, XC की वैल्यू इक्वेट कर दी है। सिमिलरली फिर यहाँ से आपको I की वैल्यू भी मिल जाएगी और फाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। और लीड लैग्स वाली चीज़ सेम है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर RC सर्किट, ठीक है। और लास्टली हमारे पास क्या मिल जाता है, LC सर्किट, ठीक है, जहाँ पे ना R है। तो अगर वहाँ पे R नहीं है तो वहाँ पे टोटल इम्पिडेंस किसके कारण रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण, ठीक है। तो R स्क्वायर वाली वैल्यू गई, तो आपको यहाँ पे X किसके इक्वल मिल जाएगा, XL माइनस XC, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को इक्वेट किया एंड हेयर यू गेट योर I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे और फाई की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाती है कि π/2, ठीक है। फेज डिफरेंस डायरेक्टली यहाँ पे क्या पता है, π/2 है, ना कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, देयर इज अ फेज डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक LCR सर्किट ले लें और उसको किसके साथ लगा दें, एक AC वोल्टेज के, विच इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे Z की इम्पिडेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो X मिल रहा था उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और उसके बाद I में E नॉट डिवाइडेड बाई Z की जगह आपने फिर से वैल्यू पुट कर दी, और फाई में आपने वही, फाई में जैसे यहाँ पे थी X की जगह आपने यहाँ पे X इज इक्वल्स टू XL माइनस XC की वैल्यू पुट कर दी, और रेजिस्टेंस की जगह R। और यहाँ पे एंड में वो क्या कहता है कि अगर XL और XC एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मतलब एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय व्हाट, कैपेसिटर। अगर ऐसा कोई सर्किट बन जाए तो वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या, मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। और ये एक्चुअली ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे सिस्टम की खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच कर जाती हैं, ठीक है। कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द होल सिस्टम इटसेल्फ। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस, ठीक है। ऐसे अगर आपको रेजोनेंस वैसे ही समझना है तो आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक तार है और एक अलग तार है, ठीक है। मैंने इसको इस हाथ से छिड़काया और इसको इस हाथ से छिड़काया, बीच में एक मैंने क्या लगाया हुआ है, एक ब्लॉक लगाया हुआ है कि एक दूसरे से कनेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, बीच में से ब्लॉक हटा देती हूँ और फिर क्या करती हूँ, इन्हें जोड़ देती हूँ, ठीक है। और ये अभी वाइब्रेट कर रही हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों वायर क्या करेंगी, इक्वल फ्रिक्वेंसी से क्या करेंगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। तो वो फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी, जब व्हेन दे विल बी लाइक मैच फ्रिक्वेंसी, वो क्या फ्रिक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो वहाँ से आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, यहाँ तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिली और फ्रिक्वेंसी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। और अगर आपको इस सिस्टम का P एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज पावर
वो किसके इक्वल हो जाएगी, IRMS इंटू ERMS, ठीक है। और यहाँ पे V0 की जगह E0 लगा लीजिए। तो किसके इक्वल होता है, I0 अपॉन √2 इंटू E0 अपॉन √2, जिससे आपको P एवरेज की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाफ I0 E0। तो गाइस आज के टॉपिक के साथ ही हमारा बेसिकली मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है थ्रू आउट द मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्सेस के थ्रू या EMI या AC में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते हैं। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने क्या समझे थ्रू आउट दीज वीडियोस, कंसेप्ट्स जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आने वाली वीडियोस में हम वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि विच इफ़ यू गो थ्रू देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ इवन टचिंग योर बुक्स, राइट। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।